राज्यकर्मी शिक्षकों को सेवेंथ पे कमीशन का लाभ मिलना हुआ मुश्किल। सरकार ने मोड़ी अपना मुख। क्या करेंगे विद्यालय अध्यापक एवं विशिष्ट शिक्षक। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बिहार के राज्यकर्मी शिक्षक, जिसमें विद्यालय अध्यापक आते हैं, प्रधान शिक्षक आते हैं, नवनियुक्त प्रधानाध्यापक आते हैं और सबसे बड़ी बात की लाखों की संख्या में अपने पद को परिवर्तित करने वाले शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक आते हैं। इन शिक्षकों की आशाएं थी कि हमें राजकर्मी का दर्जा मिला है तो अवश्य ही सेवेंथ पे का लाभ मिलेगा, लेकिन एक बड़ा झटका लग गया है दोस्तों कि आखिर राजकर्मी शिक्षकों को सेवेंथ पे का लाभ देने से सरकार मुकर रही है। उन्होंने अपने मुख को मोड़ ली है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा कर आपको बताते हैं कि किस मुद्दे को लेकर आखिर सरकारें अपनी आंखें मूंद रही है, अपने मुख को मोड़ रही है। आइए विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि सेवेंथ पे कमीशन का लाभ देने से संबंधित मांगे विशिष्ट शिक्षकों एवं विद्यालय अध्यापकों की ओर से कई माह पहले से ही जारी है। यूँ तो कह दिया जाए कि जब से बीपीएससी से बहाली हुई उसके बाद शिक्षकों को ये समझ में आ गया कि राजकर्मी मुझे आखिर बनाया गया है तो सेवेंथ पे का लाभ मुझे मिलना चाहिए। लेकिन आखिर झटके पर झटके मिलते रहे शिक्षकों को, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दरमियान भी नीतीश सरकार की ओर से इस पर कोई अमल नहीं किया गया और सेवेंथ पे कमीशन लागू करने पर कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई गई। लगातार ही शिक्षकों की ओर से डिमांडें की गई, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया, कैंपेन चलाया गया, उसके बाद भी सरकार की नींद नहीं खुली। आखिर सरकार और शिक्षा विभाग शिक्षकों को, जो राजकर्मी शिक्षक हैं, उन्हें सेवेंथ पे का लाभ देने से मुकर गई। लेकिन अब झटका लग गया है दोस्तों। शिक्षकों की निगाहें लग रखी थी कि जरूर एक ना एक दिन मुझे यह लाभ मिलेगा। अब दोस्तों झटका कहाँ लगा है, तो यह झटका लगा है आखिर माननीय पटना उच्च न्यायालय में। दरअसल विद्यालय अध्यापकों की ओर से एक मुकदमा दर्ज कराया गया है। 16/276/2025 CW जैसी संख्या है। इस पर सुनवाई हुई थी दोस्तों, और सुनवाई के क्रम में सरकार की ओर से जो दलीलें पेश की गई है, हलफनामा दायर किया गया है, उस हलफनामे के अनुसार सरकार बिल्कुल ही सेवेंथ पे कमीशन लाभ का लाभ देने से मुकरती नजर आ रही है। आइए दोस्तों, दरअसल उस केस के अंतर्गत क्या डिमांड है, तो सबसे पहली बात ये कि विद्यालय अध्यापकों के स्तर से यह मुकदमा दर्ज कराया गया है और सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी दोनों कोटि के शिक्षकों के लिए खास तौर पर डिमांडें की गई है। लेकिन यहाँ पर जब सेकेंडरी शिक्षकों और सीनियर सेकेंडरी शिक्षकों के लिए राजकर्मी वाला वेतनमान लागू हो जाएगा तो गौर करने वाली बात यह है कि क्या बिहार सरकार 1 to 5 और 6 to 8 के शिक्षकों को वंचित रखेगी। क्या ये शिक्षक उसी केस के हवाले के आधार पर इससे लाभान्वित नहीं हो सकेंगे? जरूर हो जाएंगे। तो मान लिया जाता है भले ही सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के स्तर के शिक्षकों के द्वारा यह कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया, जिस पर सुनवाई हुई, लेकिन यह केस प्राथमिक शिक्षा और 6 to 8 कह दिया जाए स्नातक वर्ग के अंतर्गत जो शिक्षक होते हैं उनके लिए भी लागू हो जाता है। तो इसके आधार पर सरकार की ओर से क्या कहा गया है, उससे पहले आइए जानिए कि शिक्षकों ने अपनी डिमांडें क्या रखी। तो शिक्षकों की ओर से डिमांडें थी कि मुझे राजकर्मी वाला पे स्केल मिलना चाहिए। वर्तमान में जो हमारे लिए पे मैट्रिक्स निर्धारित किए गए हैं उसे समाप्त कर राजकर्मियों के भांति मुझे सेवेंथ पे कमीशन का लाभ मिलना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कह दिया कि सेकेंडरी स्तर के शिक्षकों को राजकर्मी के भांति सेवेंथ पे कमीशन का लेवल 7 का लाभ मिलना चाहिए और साथ ही साथ सीनियर सेकेंडरी वालों को लेवल 8 का लाभ मिलना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेंगे तो दोनों ही कोटि के शिक्षकों के लिए लगभग 50,000 रुपये के आसपास बेसिक पे है, जिसकी डिमांड की गई। स्वाभाविक है, लेवल 7 की डिमांड सेकेंडरी के लिए की गई और लेवल 8 का डिमांड सीनियर सेकेंडरी शिक्षकों के लिए की गई है। और राजकर्मी होने का हवाला दिया गया कि हम सभी राजकर्मी हैं,
तो मुझे मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हलफनामा जो सरकार के स्तर से जारी किया गया है वह बिल्कुल ही विपरीत है। सरकार मानने को ही तैयार नहीं है कि ये सभी राजकर्मी शिक्षक हैं, क्योंकि दोस्तों हलफनामे में स्पष्ट रूप से कह दिया गया है, उसमें सरकार के स्तर से कहा गया है कि सरकार की विधायिका या फिर सक्षम प्राधिकार के पास यह अपना अधिकार होता है कि वह किसी भी कर्मी के लिए अलग वेतन स्तर का निर्माण कर सकती है, अलग लेवल का निर्माण कर सकती है, अलग ढंग के सेवा शर्तों का निर्धारण कर सकती है। गौर करने वाली बात, सीधे रूप में यहाँ पर सरकार की ओर से मुख मोड़ लिया गया। उसके बाद सरकार के स्तर से ये दलीलें दी गई है कि ये सभी शिक्षक नए कैडर के हैं, पुराने कैडर के शिक्षक नहीं हैं। पुराने शिक्षकों से इनकी सेवा शर्त अलग है, इनकी बहाली की प्रक्रिया अलग है, इसलिए पुराने शिक्षकों के समान यानी इक्वल वर्क, ये पुराने शिक्षकों के समान इन्हें वेतनमान नहीं दिया जा सकता। इनके लिए जो निर्धारित की गई है वह एक नियमावली के अंतर्गत ही इनका वेतन का निर्धारण किया गया है। जो वर्ष 2023 में नियमावली का गठन हुआ था उसी के अनुरूप इनको वेतन दिया जा रहा है। यानी सीधे रूप से सरकार के द्वारा कह दिया गया कि सरकार के पास, राज्य की विधायिका और सक्षम प्राधिकार के पास सेवा शर्त एवं वेतन निर्धारण का अपना अधिकार है और उसी अधिकार का प्रयोग करते हुए इन शिक्षकों का वेतन का ढांचा तैयार किया गया है, जिनके आधार पर इनका वेतन का भुगतान किया जा रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि पुराने शिक्षकों से इनकी सेवा शर्त को भिन्न करार दे दिया गया कि उनके सेवा शर्त अलग है और इनकी सेवा शर्त अलग है, बिल्कुल ही अलग है। उनकी सेवा शर्त अलग बिल्कुल है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो पुराने मूल वेतन के शिक्षक हैं उनकी सेवा शर्त बिल्कुल अलग है। अब आइए दोस्तों, यहाँ पर कह दिया गया है समान काम समान वेतन, इक्वल वर्क इक्वल पे के संबंध में कह दिया गया कि इक्वल वर्क और इक्वल पे का मामला तभी तर्कसंगत होता है या तभी लागू हो सकता है जब एक सेवा शर्त हो, एक कैडर हो। लेकिन यहाँ ना तो एक सेवा शर्त है और ना ही एक कैडर है, इसलिए इक्वल वर्क इक्वल पे का लाभ दिया ही नहीं जा सकता है। यानी इस आधार पर भी सरकार अपनी मुख मोड़ ली। और सबसे बड़ी बात ये रही कि सरकार के स्तर से एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला दिया गया, जो वर्ष 2019 का वह जजमेंट और माध्यमिक शिक्षकों के द्वारा ही वह केस की सुनवाई हुई थी और माध्यमिक शिक्षकों के द्वारा जो केस दर्ज कराया गया था सुप्रीम कोर्ट में, उसी में जो फैसले आए थे उसी का हवाला दिया गया। और उस हवाला के आधार पर सरकार के स्तर से यह दलीलें पेश की गई है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश निर्गत वर्ष 2019 में ही है कि राज्य अपने वित्तीय क्षमता के अनुसार वेतन का निर्धारण कर सकती है, साथ ही साथ अपने स्तर से अलग अलग ढंग की सेवा शर्तों का भी निर्माण कर सकती है। तो इस आधार पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर शिक्षकों को बिल्कुल रूप से बांध दिया गया। यहाँ पर सरकार के ऊपर निर्भर करेगा। यहाँ स्पष्ट रूप से जान लिया जाए दोस्तों कि आखिर सरकार के स्तर से जो दलीलें पेश की गई है और वर्ष 2019 का जो हवाला दिया गया है वह वही है जब बिहार के शिक्षकों ने समान काम के बदले समान वेतन के लिए हाई कोर्ट से केस को जीतकर सुप्रीम कोर्ट में लड़े थे। उस वक्त सरकार के स्तर से ही अपील में गई थी और अपील में जाने के बाद आखिर शिक्षकों की हार हो गई थी, सरकार जीत गई थी। और उसी सरकार के द्वारा जो अपील में जाई गई थी वही अपील का यह परिणाम है कि आज बिहार सरकार पटना उच्च न्यायालय में उस दलीलों को प्रस्तुत कर रही। तो स्पष्ट रूप से समझ लिया जाए कि यहाँ पर यह दलील सुप्रीम कोर्ट का आदेश यहाँ पर सुपुर्द कर देने के बाद स्पष्ट हो चुका है कि पटना उच्च न्यायालय के स्तर से बहुत ही कम संभावना है कि शिक्षकों के लिए समान काम के बदले ये सेवेंथ पे का लाभ दिए जाने संबंधी फैसला सुनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी बात है दोस्तों कि कोर्ट के स्तर से उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट के स्तर से सरकार पर निर्भर करने की बातें की गई थी। उस समय कहा गया था कि सरकार अगर चाहे तो समान काम के बदले समान वेतन भी दे सकती है। ये भी बातें की गई थी उस समय में। तो अब स्पष्ट हो चुका है कि बिल्कुल रूप से
यह सरकार पर निर्भर करता है, यह सरकार पर ही निर्भर करेगा। लेकिन एक और मसला खड़ा हो रहा है कि उस वक्त पटना उच्च न्यायालय का जो जजमेंट आया था, उस समय नियोजित शिक्षकों के पक्ष में जजमेंट आया था और यही आया था कि वर्ष 2010 से जोड़कर इन सभी को समान काम के बदले समान वेतन का लाभ दिया जाए। बहुत बड़ा फैसला सुनाया गया था दोस्तों। लेकिन गनीमत कहा जाए, उस वक्त आखिर शिक्षकों की हार हो गई सुप्रीम कोर्ट में। तो अब देखना दिलचस्प हो गया है कि कहीं उस वक्त की तरह ही पटना उच्च न्यायालय से शिक्षकों के पक्ष में फैसले न आ जाए। वैसे इसकी कम संभावनाएं हैं, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आखिर सप्तम वेतन लागू किए जाने की बात पर क्या फैसला आता हो। लेकिन इतनी बातें जरूर है कि सरकार के ऊपर जरूर छोड़ा जा सकता है कि सरकार चाहे तो इसका लाभ दे सकती। लेकिन अब हम आपको बताते हैं दोस्तों कि 7th पे कमीशन की समाप्ति होने वाली है और 8th पे कमीशन उस समय सरकार के विवेक पर निर्भर करेगा कि हम इन शिक्षकों को 8th पे कमीशन का लाभ देते हैं या फिर ना देते हैं। सरकार चाही तो इन्हें लाभ दिया भी जा सकता है। उदाहरण के तौर पर देख लिया जाए दोस्तों कि 7th पे कमीशन का लाभ देने के लिए सरकार को ज़्यादा वित्तीय बोझ नहीं उठाना पड़ रहा। गौर करने वाली बात यह है कि जहां पर 25,000 बेसिक पे का निर्धारण किया गया है 1 to 5 के शिक्षकों के लिए, वहां पर अगर राजकर्मी यानी सप्तम वेतनमान का लाभ दिया जाता है तो सिर्फ व सिर्फ 25,200 का स्केल देना पड़ेगा। स्वाभाविक ही राजकर्मी वाला यह वेतन हो जाएगा। लेकिन हाँ, सोचने वाली बात यह है कि वेतन लेवल में अंतर हो जाता है। वेतन लेवल में अंतर आखिर होगा, सोचने वाली बात है। जहां पर 7वां लेवल का डिमांड किया गया माध्यमिक शिक्षकों की ओर से, 8वें लेवल की डिमांड की गई उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों की ओर से, तो स्वाभाविक प्रक्रिया है 6 to 8 वाले की डिमांड क्या रहेगी, तो क्या वो 6ठे लेवल की डिमांड करेंगे। 1 to 5 वाले का क्या लेवल रहेगा, क्या वो 5वें वाले के डिमांड यहाँ पर डिमांड करेंगे। तो यहाँ पर अगर ये किया जाता है तो स्पष्ट रूप से समझ लिया जाए दोस्तों कि यहीं पर अंतर हो जाएगा। यहीं पर अंतर इस रूप में हो जाएगा कि जो सेकेंडरी शिक्षक हैं और सीनियर सेकेंडरी शिक्षक हैं, उनको 7वां और 8वां वेतनमान का लाभ दे देने से स्पष्ट रूप से उन्हें 9300 से 34,800 का स्केल मिल जाएगा। लेकिन वहीं पर प्राथमिक शिक्षकों को यह 9300 से 34,800 वाला स्केल नहीं मिल पाएगा। तो इन्हीं तमाम बिंदुओं के आधार पर संभवतः सरकार यह सोच रही होगी या विचार मंथन कर रही होगी कि 8th पे कमीशन के अंतर्गत हम आखिर क्या सुविधाएं दें, या फिर जो नियमावली गठित कर दी गई है बस उसी नियमावली के अंतर्गत ही शिक्षकों के बेसिक पे में बढ़ोतरी किया जाता रहे। देखना है आगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल सरकार अपनी मुख जरूर मोड़ती नजर आ रही है। इस पर आप क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।